दुनिया में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अपने परिवार से लेकर देश और समाज की तरक्की में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। आज के दौर में महिलाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा जगत में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। महिलाओं को समर्पित खास दिन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको मिलाते हैं महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत न्यायमूर्ति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव दीक्षा श्री, जो कि मानती हैं कि समाज के उत्थान में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए और हर महिला को जागरूक एवं शिक्षित होने की जरूरत है। देखिए खास बातचीत। पूरी दुनिया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाती है, यानी महिलाओं का दिन। वर्तमान में महिलाएं आज किसी भी एंगल पर पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती। 8 मार्च के उपलक्ष्य में हम आज आपको रूबरू कराएंगे समाज को दिशा देने वाली, समाज को न्याय देने वाली ऐसे ही न्यायमूर्ति के रूप में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जज साहब मैडम दीक्षा श्री, जो कि न सिर्फ महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन है, महिलाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में है, समाज को दिशा देने के रूप में है और न्याय देने के रूप में है। मैडम, 8 मार्च को लेकर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले की तुलना में महिलाओं के अधिकार और उनके जीने रहन सहन के तरीकों में बड़ा बदलाव है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को आज आप किस नजरिए से देखते हैं? सर्वप्रथम तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन पूरे विश्व में महिलाओं की जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है और साथ ही साथ अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि वह अपने जीवन में, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही वो कीर्तिमान स्थापित करें, अच्छे काम करें, जो कि पूरे देश में अपना नाम करें। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है जी। जैसा आपने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति है महिलाओं की, उसके बारे में आप जानकारी मेरे से चाहते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह हर नागरिक को, हर भारतीय नागरिक को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, समान अधिकार देता है जीवन यापन की, एम्प्लॉयमेंट की, पढ़ाई लिखाई की, हर प्रकार से उसे समान अधिकार है। और साथ ही साथ हमारे संविधान में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए और पिछड़े वर्ग को संरक्षण के लिए और उन्हें आगे प्रोत्साहित करने के लिए भी राज्य एवं केंद्र सरकार को यह पावर्स दी गई हैं कि वह समय समय पर विशेष कानून बनाकर महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाने हेतु काम कर सकते हैं। जी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे देश में कानून तो समय समय पर खूब आते रहे हैं और आते रहेंगे भी, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि महिलाओं की जो स्थिति है वह समाज में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मेरे हिसाब से है ठीक होने की वजह, वो है मानसिकता में बदलाव। जी। जब तक कि परिवारों में मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा महिलाओं के प्रति, तब तक किसी भी कानून को बनाए जाने का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होगा। और ये चीज़ बचपन से ही आती है। अगर हम परिवार में अपने जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्हें अपने साथ की लड़कियों का स्कूल में जो जाते हैं, जो साथ में और खेलती हैं, उनके साथ सही व्यवहार करने का, अपनी बहनों के साथ सही व्यवहार करना सिखाएं, तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो वह एक महिला को एक ड्यू रेस्पेक्ट देना सीखेंगे। एक चीज़ यहाँ फोकस करना चाहिए कि आज इस तरीके से हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, महिला शिक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन आज के परिदृश्य में कहीं न कहीं आप मानती हैं कि ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाएं अपने अधिकारों की नासमझ उनके अंदर है, अभी भी अपने अधिकारों को लेकर वो सजग नहीं है, कहीं इस बात को आप मानती हैं? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ। पहले से जागरूकता फैली है और राज्य सरकार द्वारा निरंतर काम किया जाता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी निरंतर काम किया जाता है इस उद्देश्य से
कि दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीणों तक इस बात को पहुंचाएं कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं और क्या नहीं हैं, उनके प्रति उन सबको हम जागरूक करें। लेकिन फिर भी जो मैंने जैसे कहा, जो मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को बेसिकली घर के कामों में व्यस्त रखने के लिए ही उनका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, एक महिला का अपने परिवार के प्रति एक दायित्व है, कर्तव्य है। एक हमारे जो एक भारतीय संस्कृति है उसमें एक महिलाओं का एक अलग चित्रण है जो मतलब पुराने हजारों सालों से चला आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ड्रास्टिक चेंज हो जाए उस सिचुएशन में कि महिलाएं बिल्कुल घर पे काम करना छोड़ दें या वो सिर्फ बाहर का ही सोचें, लेकिन फिर भी जब तक हम उन्हें एक इज्जत, एक सम्मान घर में नहीं देंगे जी, जब तक हम उन्हें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, जब तक हम उन्हें अपने बराबर नहीं मानेंगे, तब तक कितनी भी योजनाएं आ जाएं और कितना भी प्रचार प्रसार हम कर लें, वह नहीं होगा। जो मैंने कहा कि मानसिकता में बदलाव, तो जो ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उनकी मेन प्रॉब्लम है अशिक्षा। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत योजनाएं चल रही हैं, छोटी बच्चियों के लिए हैं कि और जैसे हमारा संविधान भी कहता है कि 12-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर पेरेंट। लेकिन कहीं न कहीं आज भी ग्रामीण अंचल में महिलाएं कुरीतियों का शिकार होती हैं, ऐसी कुरीतियां जो कि जिन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, जिनमें समाज में काम करने की भी उन्हें आज़ादी नहीं है। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं कि जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन समाज का एक पहलू वो भी है कि जहाँ कहीं न कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। कहीं न कहीं अभी बहुत परिवारों में, ग्रामीण अंचलों में ऐसी कुरीतियाँ हैं कि जिन्हें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। देखिए, जो कुरीतियाँ हैं वो तो सोशल रिफॉर्म से ही जाएंगी, लेकिन ये है कि जो कानून है उनके द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है उसका उपयोग महिलाएं कर सकती हैं जी। जैसे मैं बताऊंगी आपको, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 वाला, उसमें जो घरेलू हिंसा है वो सिर्फ मारपीट करना, गाली गलौज करना, यही सब नहीं है जी। अगर किसी महिला को उसका पति या उसके घर वाले आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं, या तो खर्चा नहीं देते बच्चों का उसका, या उसे काम करने से रोकते हैं, तो वह भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा है। और घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो मानसिक भी है जी। वो भावनात्मक भी है। जैसे महिला की शादी हुई, उसका स्त्रीधन ले लिया गया, उसके कपड़े जेवर ले लिए गए, उसे वापस नहीं किए गए, ये भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा है। तो महिलाओं को सबसे पहले ये जानना है कि जो उसके साथ उसके घर में रह रहे हैं, पति या और अन्य घर वाले जो साथ में एक घर में रहते हैं, उनके द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक इन किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण पाने के अधिकारी है। जी। जिला स्तर पर जो संरक्षण अधिकारी होते हैं उनके पास अगर वो चिकित्सा के लिए, आश्रय के लिए और अपनी भरण पोषण और देखरेख के लिए आवेदन दे सकती है। वर्तमान में आपके माध्यम से भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं के लिए जो समय समय पर नियम, कायदे, कानून आते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम आप कराते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम अधिकार महिलाओं को मिले हैं, उसके बावजूद भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। तो समाज में आप क्या कोई ऐसी मानते हैं कि ऐसी विकृतियाँ बहुत बड़े पैमाने पर हैं? कोर्ट में हम देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं घरेलू हिंसा के, तो इस चीज़ के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदारी किसी एक की नहीं ठहराई जा सकती। देखिए, घरेलू हिंसा हो चाहे वो पारिवारिक डिस्प्यूट्स हों, दोनों ही केसेस में किसी एक की गलती नहीं हो सकती। देखिए, मैंने वो बताया आपको, मानसिकता तो एक चीज़ है ही, घर का व्यवहार वो सब है, पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है, अपने आप को जागरूक रखना भी आवश्यक है। अगर ऐसी घटना हमारे साथ होती है तो उसे पुलिस में और न्यायालय में उसके रिपोर्ट करें, अपना वाद योजित करें, सही वकील से परामर्श लें। और इसी परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम है 1987 का, उसमें यही है कि विशेषकर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं,
जो अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है हमारी विधि की, तो वह हमसे अगर संपर्क करते हैं तो हम उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देते हैं, जिसके बेसिस पर वो अपने अधिकारों के लिए वाद योजित कर सकते हैं। और जहाँ तक पारिवारिक वादों का सवाल है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो रिश्ते हैं शादी ब्याह के पति पत्नी के बीच में, ये आपसी प्रेम और विश्वास के रिश्ते हैं जी। किसी भी अदालत के ये कहने से कि तुम्हें साथ रहना है या नहीं रहना है, इन रिश्तों को जोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता जी। मेरा अपना ये मानना है। और यही मानना हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का भी है और हमारे पॉलिसी मेकर्स का भी है। इसीलिए स्पेशल फैमिली कोर्ट्स का गठन किया गया, इसी उद्देश्य से कि एक अलग प्रणाली वहाँ यूज करी जाएगी और सुलह एवं समझौता केंद्र के माध्यम से उनके बीच में जब भी जो परिवार न्यायालय है उसे किसी भी स्टेज पे यह लगे कि इनके बीच में मध्यस्थता कराते हुए, बातचीत कराते हुए इन्हें सुलह तक ले जाया जा सकता है, तो जो फैमिली कोर्ट है वो हमें रेफ़र करती है केस, और हम यहाँ दोनों पार्टीज़ को साथ बैठाकर उनके परिवारों के बीच में उन्हें आपस में बात कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं और ये सब जने जानते हैं कि जो परिवार के विवाद हैं वो बैठकर बात करने से ही होते हैं। क्यों, जब गांव में विवाद होते हैं तो सबसे पहले वो लोग अपने पंचायत में जाते हैं, अपने परिवार के सीनियर मेंबर्स से कांटेक्ट करते हैं। वो इसीलिए कि पहला जो इसका सल्यूशन है वह बातचीत से ही निकलेगा। पंचायत की बात जब जो दोनों पक्ष हैं नहीं मानते हैं या उनमें से कोई एक पक्ष नहीं मानता है, तब उन्हें लगता है कि हमें अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। एज ए न्यायमूर्ति आप तमाम विवादों को आप सुनते हैं, घरेलू हिंसा के तमाम ऐसे मामले आते हैं आपकी संज्ञान में। क्या आप मोटिवेशन और लोगों से अवेयर करना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा से बचा जा सकता हो, ताकि महिलाएं दबे कुचले पहलू की तरह रह जाती हैं? तमाम घरों में आज भी ऐसी स्थिति होती है कि हम 21वीं सदी की बात करते हैं, लेकिन महिलाएं आज भी बहुत पुराने ज़माने जैसी मानसिकता से जी रही हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ है घरेलू हिंसा, ये मैंने आपको बताया। ये भी बताया कि अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं तो जो संरक्षण अधिकारी हैं उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कांटेक्ट कर सकती हैं, और हमारे माध्यम से जो संबंधित न्यायालय हैं वहाँ पे अपना वाद दायर कर सकती हैं। घरेलू हिंसा में ये भी अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि इंटरिम मेंटेनेंस, अंतरिम जब तक वाद चलता है उसके दौरान भी अंतरिम मेंटेनेंस उन्हें दूसरे पक्ष से मिल सकती है। वो ऐसे भी आदेश पारित करवा सकते हैं न्यायालय से, जैसे कि परिवार का कोई एक सदस्य है जो साथ में रहता तो है ही, पर उसके अलावा फ़ोन पर उन्हें अलग से धमकाता है या अलग से ऐसे मैसेजेस भेजता है जिससे वह मानसिक रूप से व्यथित होती हैं, तो अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक रखने हेतु वह आदेश पारित करवा सकती हैं। तो मतलब जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है लेकिन यहाँ जब हम मध्यस्थता कराते हैं तो हमने ये देखा है कि आजकल लोग थोड़ा रिजिड हो गए हैं। वह जब एक चीज़ सोच लेते हैं दूसरे के बारे में, उससे अन्यथा सोचने में बहुत मुश्किल होती है। हर जना अपने आप को सही ठहराना चाहता है तो जहाँ पे अहम बीच में आ जाता है, ईगो जिसे हम कहते हैं, वो बीच में आ जाती है रिश्तों में, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हटाने का सबसे सही तरीका यही है कि अहम को हटाकर हम परिवार में जो रिश्ते हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। कहीं कहीं ईगो प्रॉब्लम जरूर सामने आती है। बिल्कुल। दूसरा हम देखते हैं कि क्या समाज में आज महिलाएं एकल परिवार की शिकार भी होती है मानसिकता में कहीं? ये भी है, और एक ये भी है कि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण कराने के लिए पति पत्नी के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे चाहे वो लड़की की ओर का परिवार हो, चाहे वो लड़के की ओर का परिवार हो, सास ससुर की कुछ डिमांड्स हों या लड़की की जो माँ बाप हैं उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं हो कि बेटी का रहन सहन ऐसा हो, तो वो ये ना देखकर कि जिस व्यक्ति के साथ उनकी बेटी की शादी हुई है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुरूप उन्हें प्रेरित करने की जगह वो उल्टा उसे डीमोटिवेट करती हैं, गलत
सलाह देती हैं, जिस वजह से भी बहुत लड़कियां इसके ग्रसित होती हैं। जी। वह समझदारी से अपने घर को आगे बढ़ाने की जगह उसको बिखेरने की दृष्टि से कहीं न कहीं मैं ये मतलब ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कानून है ये वाकई जो पीड़ित हैं उन्हें संरक्षित रखने के लिए, ना कि ये इसलिए बनाए गए हैं कि इनकी आड़ में लोग अपने घर को तोड़ें। बिल्कुल। इन अधिनियमों का जितने भी हैं, इनका उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को समस्या है उन तक राहत पहुंचे, लेकिन इन्हें बेसिस बना के लोग अपना घर तोड़ें, ये कोई भी नहीं चाहता। सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद भी आज की महिलाएं अपने आप को संकुचित और असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इसके लिए क्या मानती हैं कि जो समाज में विकृति जो ऐसी पैदा होती हैं, जो आपराधिक मानसिकता है, तो उनका शिकार होने की वजह से ऐसी भावना बनी होती है? जी, देखिए वो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी और बदल भी रही हैं, मेरा ये मानना है। जैसे मैं कहूँगी कि जो एडोलेसेंट होते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, सेक्स एजुकेशन नहीं है हमारे समाज में, हमारे स्कूल्स में, वह एक अभिन्न अंग है। गुड टच बैड टच आजकल इसका बहुत विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और ये आवश्यक भी है। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। उसे यह पता होना चाहिए कि जो दूसरा लिंग है उसके साथ मेरा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, क्या चीज़ समाज में एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका ज्ञान उसे होना चाहिए। जब तक बच्चे को ये सिखाया नहीं जाएगा और वह अन्य माध्यमों से सीखेगा, चाहे वो सोशल मीडिया से सीखे, चाहे वो वीडियो से सीखे, चाहे वो मूवी से सीखे, चाहे वो रिटन लिटरेचर से सीखे, जी। तो उसको जब एक बच्चा बढ़ता है तो उसकी मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन होता है। उसे ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो नई होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं, और उसी में वो यह नहीं डिसाइड कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला जो इस बारे में सीख है वो परिवार से, और दूसरी स्कूल या कॉलेज के लेवल पे इन चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूकता देनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे बच्चे विकृत मानसिकता का शिकार हो रहे हैं, बड़ों के द्वारा भी और साथ के बच्चों के द्वारा भी जी। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट बनाया गया कि बच्चों को के साथ ऐसे अपराध ना किए जाएं, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो छोटे हैं, 18 वर्ष से कम हैं, अगर उनके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो उन्हें एक चाइल्ड फ्रेंडली वे में उनका ट्रायल हो, और चाइल्ड एक मैक्सिमम उसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट दी गई है, और बेल के प्रोविजंस बहुत लिबरल हैं। तो वो इसी तरीके से बनाया गया है कि बच्चे जिन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो उन्हें संरक्षण मिले, और बच्चे जिन्होंने अपराध किया है उनके साथ भी सहानुभूति पूर्वक तरीके से एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच के साथ जो है उनके अपराध का विचारण। समाज में तमाम विकृतियाँ हैं, लेकिन आज अगर महिला दिवस की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या आप बीइंग ए वुमेन महिलाओं से एज ए मोटिवेशन, एज ए प्रेरणा स्रोत के रूप में क्या कुछ अपील करना चाहेंगी कि संकुचित विचारधारा से महिलाएं उभर कर आएँ, ऐसी महिलाएं भी जो आज भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं? तो कहीं न कहीं अभी भी हम देखते हैं तमाम ऑफिसों में जितनी % महिलाओं की वर्किंग होनी चाहिए वो नहीं है, तो क्या कुछ महिलाओं से आप अपील करना चाहेंगी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए? जी बिल्कुल, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ महिलाओं से कि अपने अधिकारों को तो जानें पर अपने कर्तव्यों को भी पहचानें। जी। शिक्षित हों, सभ्य रहें, लेकिन उसके साथ साथ, और जो एक भारतीय नारी की जो एक फिगर सबके माइंड में बनी हुई है उसके साथ साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए, पूरे विश्व में एक भारतीय नारी की एक अलग पहचान है, उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा संवेदनशीलता, मातृत्व भाव, ये सब कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक भारतीय नारी जिसके लिए जानी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब भावनाओं को ना छोड़ते हुए अपने अधिकारों को पहचानें, शिक्षित हुए, और उनके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसे पूरा करने के लिए प्रयास करें। किसी भी फील्ड में हो सकता है, अब आप खुद ही जानते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो,
चाहे जजेस हों, पुलिस पर्सनल हों, IAS ऑफिसर्स हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, हर जगह महिलाएं कर रही हैं। और इवन जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उसमें भी फीमेल्स बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का स्तर पहले से नहीं बढ़ा है। और अब तो हर जगह, मैं तो ये बता रही हूँ आपको, रिजर्वेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है। महिलाएं इतनी कुशल हो रही हैं कि बिना रिजर्वेशन के वो मेरिट क्रॉस कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। बस यही अपील करूँगी और यही आशा करूँगी कि एक भारतीय नारी की पहचान दुनिया में हमेशा बनी रहे। उसके साथ साथ हम सभ्य हों, शिक्षित रहें, सशक्त बने जी। और एक महिला ही एक महिला को शिक्षित करती है। मतलब हमारी जब बच्ची होती है तो उसको सशक्त और सुदृढ़ बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम ही उसे मेंटली वीक करेंगे तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे बढ़ पाएगी। मतलब जब कुछ एक महिला के साथ घटित होता है तो वह उस डर के कारण अपनी बच्ची को भी यही सिखाती है कि तुम्हें इन चीज़ों से बचकर चलना है। उसको बचकर चलना है ये तो सिखाना है, लेकिन साथ में जो बच्चे, जो लड़के हैं उनके अपने घर परिवार के, उन्हें भी ये बताना है कि इस लड़की को बच के चलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसे साथ लेकर सम्मान पूर्वक इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाना है। लड़के को नहीं कहना बताना है कि अगर कोई नहीं कहता है तो उसका क्या मतलब है, उसे ये सिखाना है। और उसे ये भी समझाना है कि तुम और उसे टोकना है कि अगर एक माँ को लगता है कि उसके बेटे ने कहीं गलती की है तो बजाय उसे बचाए या ये कहे अरे लड़के तो ऐसा कर देते हैं, उसे ये सिखाना है कि उसकी भी एक परिधि है, उसे ना कहना, उसे ना सुनना और ना समझना आना चाहिए। जी धन्यवाद। आज इस तरह हमारे साथ रही न्यायमूर्ति और बहुत ही तमाम जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो महिला हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में, जजेस के रूप में दीक्षा श्री मैडम, आपने बहुत ही जो मूलभूत जो अधिकार होते हैं महिलाओं के समाज में, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उन्हें कैसे अपने अधिकारों को पहचानना चाहिए, ऐसी तमाम जो मूल बातें हैं उनसे रूबरू कराया। साथ ही साथ 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने महिलाओं को शुभकामनाओं के साथ साथ में महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकारों, खासतौर पर क्योंकि आप जज हैं, बहुत महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। समाज को दिशा आप देती हैं, समाज को न्याय आप देती हैं। तो ऐसे में हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, आप उनके लिए भी एक बड़ी मोटिवेशन के रूप में है। आपने बहुत अच्छे ढंग से 8 मार्च पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, महिलाओं के अब क्या अधिकार होते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का हमें सदुपयोग करना चाहिए, अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, सभ्य बनना चाहिए और समाज के लिए एक सुंदर और सुव्यवस्थित जो भारतीय नारी जो होती है, जो सभ्य नारी होती है, उसकी पहचान के रूप में समाज रहना चाहिए। न्यूज़ पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।